गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग प्रसन्न जी। सर कैसे हैं आप? हाँ, मैं मज़े में हूँ। आप कैसे हो? बस मैं ठीक हूँ सर। पिछले 2 एपिसोड काफ़ी पसंद किए लोगों ने सर, और काफ़ी प्रशंसा भी की, और इस भी एपिसोड के लिए काफ़ी उत्सुकता है लोगों में। चलो, अच्छी बात है सर। वसुधैव कुटुंबकम, जी हाँ, ये हमारी फिलॉसफी रही है। ये हमारे महाउपनिषद के चैप्टर 6 में इसका उल्लेख है। अच्छा। और हमने ये सिर्फ टेक्स्ट में नहीं रखा, तो इसे जिया भी है। और इसके विभिन्न बहुत सारे उदाहरण हैं। हिस्ट्री में आपको बहुत उदाहरण मिल जाएंगे। इसलिए हमारा जो इंडिया है ये डाइवर्स है, मल्टीलिंग्विस्टिक है, मल्टी फेथ है, विभिन्नता है। और ऐसे बहुत सी कहानियां हैं जिसमें हमें दिखाई देता है कि भारत ने हम अपने हाथ जो है खोल दिए और बाकी लोगों को समावेश कर दिया। जी हाँ। तो ऐसी एक स्टोरी पोलिश पीपल को लेके भी हमें दिखाई देती है वर्ल्ड वॉर 2 में। जी हाँ। जो एक थोड़ा सा वायरल भी हुआ था, उस बारे में हम देखते हैं एक छोटी सी क्लिप। और वो कोई राजा थे, ऐसे भी सुनने में आया है। कोई जामनगर के राजा थे। सही बात बोल रहे हैं आप। उस विषय में सर आज हम जानना चाहते हैं। ज़रूर, क्या बात है। आज के दिन मैं सभी व्यूअर्स को सादर प्रणाम करना चाहूँगा इस कहानी को कथन करने के पहले। जैसा कि सब जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था, जब हिटलर और नाज़ी सेना ने एक पूर्वी यूरोपीय देश पोलैंड के ऊपर हमला बोल दिया था। एक छोटा सा देश है, इसका क्षेत्रफल लगभग 3,12,000 वर्ग किलोमीटर है, और आज की इसकी जनसंख्या कुल 4.25 करोड़ के आसपास है। तो इस छोटे से देश पर हिटलर और नाज़ी सेना ने हमला कर दिया और महज 3 दिनों में उस देश पर अपना शिकंजा कसना शुरू किया और उसे पूरे अपने कब्ज़े में कर लिया। यहीं से शुरू होती है बर्बरता और अत्याचार की न ख़त्म होने वाली कहानी, जो काफ़ी लंबे समय तक चली। पहले तो नाज़ियों ने उन पर अत्याचार किया, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद उसका कब्ज़ा सोवियत संघ ने लिया। उन्होंने भी काफ़ी अत्याचार ढाए, कहर ढाया। तो ये लगभग 60 साल तक ये देश अत्याचारों का सामना करते रहा। पहली बार इसने जब खुली सांस ली, जब सोवियत संघ का 1990 में पतन हुआ, तब जाके इस देश ने खुली सांस ली। और उसके बाद ही भारत और पोलैंड के क्या ऐतिहासिक रिश्ते थे, उसकी परतें खुलना शुरू हुई। तो ये उसकी कहानी है, जो कि हम भारतवासी बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानते हैं। लगभग 60-65 साल तक ये कहानी रहस्य बनी रही, उसे अनदेखा किया गया। और मैं यहाँ एक बात बताना चाहूँगा, हमारे देश की एक विचित्र मानसिकता है। हमारा जो गौरवशाली इतिहास है उसे हम बड़े आसानी से भुला देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। और देशों के बारे में ऐसा नहीं होता है। वो अपना उनका जो गौरवशाली इतिहास है उसे वो बढ़ चढ़ कर उजागर करते हैं। तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम भी हमारे इस गौरवशाली पर्व को लोगों के सामने लाएं। उसी के श्रृंखला में हम आज ये कहानी सुनने जा रहे हैं। सर, ये कैसे पता चला कि हमारे यहाँ पे कुछ संबंध है, हिस्टोरिकल संबंध है पोलिश लोगों के साथ? तो ये कहानी सुनना चाहोगे? जी जी सर। हाँ, तो इसके 3 बिंदु हैं जी। तो एक बिंदु में महाराष्ट्र और मराठी जनता को इसके बारे में कैसा पता चला जी। दूसरा है देशवासियों को कैसे पता चला, और तीसरा बिंदु है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसके बारे में कैसा पता चला। तो पहले लेते हैं अपन महाराष्ट्र का उदाहरण। महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर में लक्ष्मीकांत देशमुख नाम के एक IAS ऑफिसर कलेक्टर करके वहाँ पे कार्यरत थे 2009 से 2012 तक। 2012 में उनका वहाँ से जब तबादला हुआ, ट्रांसफ़र हुआ, उसके कुछ समय बाद
उनके नज़रों में एक उपन्यास पढ़ने को आया। उसका विषय था एक पोलिश लड़की और एक भारतीय लड़का, इनकी प्रेम कहानी। तो ये कहानी कहाँ शुरू हुई? ये कहानी शुरू हुई कोल्हापुर ज़िले के एक कस्बे में, एक डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा कस्बा है, उसका नाम है वड़ीवड़े। उस वड़ीवड़े नाम के कस्बे का वो रहने वाला था युवक, वो पेशे से फोटोग्राफर था। उसका नाम था वसंत काशीकर। तो उन्हें आश्चर्य लगा कि मैं 3 साल वहाँ कलेक्टर था और एक वड़ीवड़े नाम का एक छोटा सा गांव और दूर सदूर का एक पूर्वी यूरोप का देश पोलैंड, इनके बारे में मुझे कैसा पता नहीं थे। तो उनकी जिज्ञासा जागी, उन्होंने गूगल पर जाकर उसका सर्च किया और उसके बाद जो रोमांचक कहानी सामने आई उसे उन्होंने एक आर्टिकल के रूप में उसे शब्दबद्ध किया और वो आर्टिकल उन्होंने एक मराठी मैगज़ीन में 2013 में पब्लिश किया। वो जो उपन्यास था जिसमें ये कहानी बताई गई थी, उसके लेखक थे प्रभाकर पेंढारकर। तो वो कहानी पढ़ने के बाद उन्होंने जो प्रयास किए उसी के कारण महाराष्ट्र को ये सब चीज़ें पता चली। अब दूसरी बात रही, देश को इसका पता कैसे चला, कब पता चला? तो 2012 में अरुंधति भट्टाचार्य जी नाम की एक पत्रकार थी, उन्होंने इसके ऊपर एक किताब लिखी भारत और पोलैंड के रिश्तों के बारे में। उसका नाम था उस किताब का द सेकंड होमलैंड, पोलिश रेफ्यूजीज इन इंडिया, है ना। और तीसरा जो बिंदु है, जैसा मैंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसके बारे में कैसा पता चला, तो एक अनुराधा नाम की एक फिल्म मेकर है, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई 2017 में। ये डॉक्यूमेंट्री 3 संस्थाओं के कोलैबोरेशन के द्वारा बनाई गई थी। एक पोलिश टीवी, भारत सरकार और गुजरात गवर्नमेंट। बहुत ही रोमांचकारिक और अद्भुत ये कहानी है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, विश्व युद्ध में जैसे पोलैंड पर कब्जा हुआ तो वहाँ पे कई लोग मारे गए, कई लोगों को यातनाएं दी गई, कई लोग कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिए गए और उसके साथ ही कई बच्चे अनाथ हुए। तो ये विश्व युद्ध के आधा ख़त्म होने के बाद वहाँ पर सोवियत संघ ने हमला बोल दिया और उन्होंने भी कुछ अत्याचार काफ़ी बड़े पैमाने पर वहाँ किए। और ये जो अनाथ ऑर्फन हुए थे बच्चे, उन्हें वो साइबेरिया लेके गए और 1942 को उन्होंने उन अनाथ बच्चों को एक शिप में डालकर उन्होंने रवाना कर दिया कि जाओ, आप अपना रास्ता ढूंढो, अब तुम हो और तुम्हारा नसीब हो। और वो जहाज़ घूमते 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 विश्व की अनेक बंदरगाह को गया, अनेक जगहों ठोकरें खाई, किसी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। ईरान से बम्बई तक आते आते भी वो कई बंदरगाह तक उसने दस्तक दी, लेकिन किसी ने उसे स्वीकार नहीं किया। अंततः 1942 के मध्य तक वो जहाज़ बम्बई बंदरगाह पर आकर उसने लंगर डाला। ये बात एक महाराजा को पता चली। उस महाराजा का नाम था दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी जडेजा। इन्हें जाम साहिब ऑफ नवानगर के नाम से भी जाना जाता था। ओके। वो काफ़ी मशहूर राजा थे। जैसा कि आपको मालूम है, उस आज़ादी के पहले भारत में लगभग 565 प्रिंसली स्टेट थे। राइट सर, है ना? राइट सर, राइट। तो उसमें से एक जामनगर का था प्रिंसली स्टेट। ओके। तो जब वो महाराजा को पता चला तो वो खुद बम्बई बंदरगाह पहुँचे और उन्होंने अंग्रेज़ सरकार से दरख्वास्त की कि आप इन बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी लें। अंग्रेज़ सरकार इसके लिए बहुत उत्सुक नहीं थी।
तो उन्होंने टालमटोल रवैया अपनाया। तब महाराजा ने उन्हें धमकी दी, सीधी सीधी, कि आप यदि इनकी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हो तो मैं खुद के पैसे से इन बच्चों की देखभाल करूँगा। तब जाके अंग्रेज़ सरकार थोड़ी कुछ नरम पड़ी और उन्होंने अनुमति दी। उन 500 बच्चों को, जिसमें लड़के थी लड़कियां थीं, वो जामनगर लेके आए। जामनगर से 25 किलोमीटर दूर बालाछड़ी नाम का एक छोटा सा कस्बा है, बालाछड़ी। वहाँ पे उन्होंने उन बच्चों को बसाया, उनके लिए क्वार्टर्स बनाए, एक वंडरफुल। और वो उनके पालक बन गए, उनके बापू बन गए। तो ऐसे उन्होंने मिनी पोलैंड बनाया वहाँ पे मिनी पोलैंड बना, मिनी पोलैंड इन इंडिया। मिनी पोलैंड इन इंडिया, जी जी, है ना। और वो उनके लिए वो पिता थे। वो बोलते थे कि भले आपके पेरेंट यहाँ न हो, लेकिन मैं आपका बापू। जी जी, पूरा पिता के समान उन्होंने उसने स्नेह दिया, प्यार दिया, उनका देखभाल किया। और वहाँ पे सभी सुविधाएं थी। उनके खेल स्कूल था, उनके लिए अम्यूज़मेंट की, मनोरंजन की सुविधाएं थी। वहाँ पे प्रार्थना स्थल बनाए गए, क्योंकि वो जो बच्चे थे इनमें कैथोलिक्स भी थे और जूस भी थे। तो सर यहाँ मैंने हिंदू परंपरा के हिसाब से चीज़ें चलती थी? जी नहीं, अच्छा, उनके धर्म के हिसाब से उन्होंने वो आज़ादी दी थी, स्वतंत्रता दी थी कि वो अपने ढंग से जिए। जी जी जी, तो यही इसकी खूबी है। तो 1942 ख़त्म होते होते और लोग आए। जब से उन्होंने देखा कि भारत अभी स्वीकार कर रहा है, तो और लोग आए। तो बालाछड़ी का जगह थोड़ी कम गिरने लगी, अपर्याप्त जगह होने लगी। तो अंग्रेज़ सरकार ने फिर पहल की और कोल्हापुर ज़िले के वलीवड़े नामक स्थान पर उन्होंने एक बहुत बड़ा टाउनशिप बनाया। ओके। और वहाँ पर लगभग 10,000 बच्चों को रहने का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। 10,000? जी हाँ, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। वहाँ पे पोस्ट ऑफिस था, स्कूल थी, चर्च था, सभी चीज़ें थी। और 5 से 7,000 बच्चे वहाँ पर 1942 से 1947 तक लगभग 5 साल वहाँ पर रहे। ओके। वो भी एक प्रिंसली स्टेट था। तो इन दोनों ही घटनाओं में प्रिंसली स्टेट का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। राइट। और इन सभी को कोऑर्डिनेट करने का काम जो किया वो बम्बई स्थित पोलैंड के काउंसिलेट ने किया। ओहो। वॉर के समय पोलैंड ने एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाया था, वो उसको रिप्रेजेंट करते थे, बम्बई का कॉन्सुलेट। तो उन्होंने इस सब एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट किया, समन्वय इसमें बनाया। और दूसरी एक बात, महाराजा ये सब क्यों कर पाए? क्योंकि महाराजा खुद उस समय के इंपीरियल वॉर काउंसिल थी एक, उसके वो सदस्य थे। ओके। तो उनका काफ़ी वजन था अंग्रेज़ों के शासक काल में। ओके, है ना। तो ये चलता रहा और 5.5 साल तक हमने इन बच्चों का देखभाल किया और बड़े सम्मान के साथ किया। तो ये जो, जैसा मैंने जब शुरू में बताया, वो प्रेम कहानी जी, उसकी जड़ वलीवड़े में कैसी है जी। तो वसंत काशीकर नाम के एक फोटोग्राफर थे, वो अक्सर उस कैंप में आया करते थे जी। तो ऐसा करते करते वहाँ पे एक वांडा नाविका नाम की एक युवती थी, वो उनसे उम्र में बड़ी थी जी, वसंत काशीकर से, लेकिन उन दोनों में प्रेम संबंध स्थापित हुए और उसका रूपांतर बाद में विवाह में हुआ। उन दोनों ने विवाह कर लिया। विवाह पश्चात उनका नाम था मालिनी काशीकर। और 47-48 में बाकी बच्चे तो चले गए अपने वतन, कुछ लोग इंग्लैंड चले गए, कुछ लोग पोलैंड चले गए, लेकिन वो यहीं रह गई। अच्छा। उसे 4 लड़के हुए और 90 साल की उम्र में 2014 में उनका देहावसान हो गया। तो बहुत रिसेंट अभी। जी हाँ जी, राइट। 2014 में उनका देहावसान हो गया। ओके सर, ये जो आपने जो नाम बताया है, दिग्विजय जी, रंजीत जी जडेजा, जी हाँ, तो इसका कोई ताल्लुकात हमारे जो क्रिकेटर हैं जडेजा उनके साथ है? कोई ताल्लुकात? उनके साथ तो है नहीं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन रणजी ट्रॉफी नाम आपने सुना होगा, जिसके लिए हमारे टूर्नामेंट्स अरेंज होते हैं, काफ़ी पुराने हैं। जी 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 जी। वो जो रणजी थे, रंजीत सिंह थे,
वो इन दिग्विजय सिंह के चाचा थे। ओके 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 ओके, तो उन्हीं के नाम से ये ट्रॉफी जो है अभी भी चलती है, इनके चाचा के नाम से। ओके ओके ओके, ऐसा उनका संबंध है। वो शायद क्रिकेटर भी थे सर, अच्छे खिलाड़ी भी थे। हाँ, वो क्रिकेटर भी थे। जी जी जी, कहीं सुनने में आया था। हाँ हाँ, तो मैंने हाँ, सोचा हाँ, एक बार आपको पूछ जी हाँ, के सही जो है बात है, क्लियर सही कर बात दूं है। हाँ डाउट। हाँ हाँ हाँ। तो ये सब कहानी चली, फिर युद्ध समाप्त हुआ, धीरे धीरे वो बच्चे वहाँ से चले गए। पोलैंड की दुर्दशा और उसकी बदहाली का अंत नज़दीक नहीं आ रहा था, लेकिन 89 में एक आज़ाद विचारों की सरकार बनने के बाद 1989 में पहले बार वहाँ के राष्ट्रपति ने भारत का दौरा किया। उनके साथ ये जो बच्चे थे, बाद में वो बड़े हो गए थे जी, कुछ बड़े बच्चे भी उनके साथ आए थे, बुजुर्ग बच्चे जी, नहीं जी, कहूँगा, जी, जो बाद में बुजुर्ग। वहाँ पे बुजुर्ग हो गए थे, बड़े हो गए थे। और उन्होंने अपने साथ एक ब्रॉन्ज की पट्टिका लाई। अच्छा वो प्रेसिडेंट के साथ वो बालाछड़ी गए जी, और उन्होंने वो ब्रॉन्ज की पट्टिका वहाँ पे स्थापित की। अच्छा वो जब 89 में आए तब तक तो वहाँ पर रिफ्यूजी कैंप नहीं था, राइट, उसका रूपांतर एक सैनिक स्कूल में हो गया था। अच्छा आज भी वो सैनिक स्कूल मौजूद है बालाछड़ी में। ओके ओके, तो राष्ट्रपति के साथ वो जो व्यक्ति आए, जो कि एक ज़माने में वहाँ पर रहा करते थे एज ए रेफ्यूजी बालक, वो आए और उन्होंने वो पट्टिका लगाई ब्रॉन्ज की। उस पर लिखा था, जामनगर की भूमि को प्रणाम, जिन्होंने हमें विश्व युद्ध के बहुत कठिन समय में यहाँ पे सहारा दिया और हमारे साथ बहुत आदरपूर्वक व्यवहार किया, हम उनके प्रति आभारी हैं। तो ये पट्टिका उन्होंने लगाई 1980 के। तब जाकर हमें कहीं पता चला कि भारत और पोलैंड के बीच का ये रिश्ता है। ओके, उसके बाद 2008 में डोनाल्ड टस्क नाम के एक प्रेसिडेंट भारत के दौरे पर आए। उस समय की हमारी राष्ट्रपति महोदया प्रतिभादाई पाटिल से उन्होंने मुलाकात की, और मुलाकात करते ही उनका जो पहला वाक्य था वो था कि भारत के प्रति हम आभारी हैं, जिन्होंने, जबकि हमारे बच्चों को सारे दुनिया ने ठुकरा दिया था, तो भारत ही ऐसा एक देश है जिन्होंने हमें पनाह दी, हम उसके प्रति शुक्रगुजार हैं। ये उनके राष्ट्रपति के उद्गार थे। तो ये एक ऐसी कहानी है। और जैसा कि मैंने बताया कि फिर 12 साल में अनुराधा भट्टाचार्य जी ने ये किताब लिखी। ये किताब लिखने के पहले उन्होंने पीएचडी की थी ये सब्जेक्ट के ऊपर। उनका पीएचडी का विषय था पोलिश रेफ्यूजी प्रॉब्लम इन इंडिया। उन्होंने ये अपना जो थीसिस था ये सब्जेक्ट का, ये 2006 को पुणे यूनिवर्सिटी में सबमिट किया। ओके, और इस डेजर्टेशन के लिए उन्हें उस साल का बेस्ट डेजर्टेशन अवार्ड भी मिला था। अरे बाप रे, और 6 साल बाद उसका रूपांतर इस थीसिस का उन्होंने किताब के रूप में किया। ओके ओके ओके, और जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि मिनी पोलैंड इन इंडिया, लिटिल पोलैंड इन इंडिया, इस नाम की जो डॉक्यूमेंट्री बनी थी अनुराधा नाम की एक फिल्म मेकर ने, उस डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन 29 जून 2017 को न्यूयॉर्क में भारतीय काउंसिलेट जो है उस पर किया गया। ओके, उसमें अधिकतर जू समुदाय के लोग आए थे। जब उन्होंने ये फिल्म देखी तो वो आश्चर्यचकित रह गए थे कि ये आज तक ये कहानी छुपी क्यों रही, इसे वाई इट कुड नॉट सी द लाइट ऑफ द डे। और उन्हें आश्चर्य भी लगा और कुछ उनके सवाल भी खड़े हुए। तो कुछ लोगों ने एक प्राइवेटली ऐसा वक्तव्य दिया, ऐसे मत प्रदर्शन किया कि विश्व युद्ध के दौरान एक जर्मन उद्योगपति थे ऑस्कर शिंडलर, उन्होंने ज्यूज लोगों की काफ़ी मदद की थी। जी जी, उसके ऊपर मूवी भी आई है सर। अच्छा जी तो उन्हें बाद में पोलिश गवर्नमेंट ने उन्हें पुरस्कृत किया था। जी जी जी, तो उनका कहना था कि फिर ये इतने बड़े जो हीरो है पोलिश बच्चों के लिए, महाराजा जाम साहेब ऑफ नागानगर, इन्हें इजराइल मरणोपरांत पुरस्कृत क्यों न करे। पोलैंड ने तो इनके प्रति जो ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना था वो तो पूरा किया,
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पोलैंड में एक चौराहे का नाम इनके नामकरण महाराजा दिग्विजय सिंह के नाम से किया गया है। ओहो, वहाँ पे एक स्कूल को इनका नाम दिया गया है। इतना ही नहीं, बाप रे। जो स्कूल को इनका नाम दिया गया है उस स्कूल ने 1999 में एक वोटिंग लिया, वो स्कूल के विद्यार्थियों और पेरेंट्स को। जैसे कि आपको मालूम है क्रिश्चियन परंपरा है, किसी को संत पद देने के पहले एक वोटिंग लिया जाता है। जी जी जी, है ना? जी, जी। जैसा मदर तेरेसा को भी जब सेंटहुड दिया गया था तो वहाँ पे वेटिकन में एक वोटिंग लिया गया था, तो वैसा ही वोटिंग इस स्कूल ने लिया और एक मत से प्रस्ताव पारित किया कि इन्हें संत पद दिया जाए। ओहो, वेरी और उसके नाइस। बाद 1999 में उन्हें पोलिश गवर्नमेंट ने एक संत पद दिया, उनको दूसरे हाईएस्ट पोलिश अवार्ड भी उन्हें प्रदान किया गया। और जो स्कूल इनके नाम से बनी है, वहाँ पे नाम दिया गया है, वो स्कूल में पूरा उस कॉरिडोर में पूरा भारत साकार किया है उन्होंने। वहाँ पर हमारे देव देवताओं की मूर्तियाँ लगी हैं दीवारों पर, हथकरघा हमारे वस्तुओं का प्रदर्शन है वहाँ पे, कई माइथोलॉजिकल स्टोरीज वहाँ के दीवार पर अंकित की गई है। तो पूरा एक मिनी भारत वहाँ पर उतार दिया गया है और स्कूल में। तो ये भारत और पोलैंड देशों के बीच के ये कभी ख़त्म न होने वाला एक अटूट रिश्ता इस घटना के बाद बना है। जी। अभी दुख की बात यह है कि इसकी जानकारी हमें 60-65 साल तक नहीं थी। इसके कुछ वैलिड रीज़न भी हो सकते हैं, क्योंकि बंटवारे के बाद हम भी हमारे समस्याओं में जूझने लगे, उसका हमें सामना करना था। हमारे भी कई समस्याएं थी, नया देश ने आकार लिया था, लेकिन ये भुलाया गया है, ये वास्तविकता को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ये मैंने जो 3 लोग बताए, देशमुख साहब, भट्टाचार्य मैडम और अनुराधा मैडम, इन्होंने बहुत परिश्रम करके देशवासियों को और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस अनसुनी घटना के बारे में जो जागृति दी है, वो हमारे देश के लिए एक गौरव करने वाली बात है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि कुछ पिछले सालों में भारत की छवि को धूमिल करने के कुछ प्रयास देशी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे हैं। जब भी कभी पैनल डिस्कशन होता है या अखबारों में आर्टिकल लिखा जाता है, तो भारत को एक नेगेटिव इमेज में पेंट किया जाता है कि यहाँ पे असहिष्णुता है, इंटॉलरेंस है। उस आर्गुमेंट को रिबट करने के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा उदाहरण है उदारता का, मानवता का, कि जब सारी दुनिया मानवता भूल गई थी, उस समय हमने एक बेहतरीन मानवता का उदाहरण संसार के सामने पेश किया है। तो यही आज के स्टोरी का संदेश है।